नमस्ते बच्चों। उच्च शिक्षा संगम विद एआई चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत सर और आज हम बात करने वाले हैं ईवीएस के चैप्टर 2 यानी एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट की। सुनने में ये शब्द भले ही भारी भरकम लगे, लेकिन असल में इसका मतलब बहुत सिंपल है, अपने प्लैनेट, अपने घर की देखभाल करना। तो चलिए इस ज़रूरी टॉपिक को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ज़रा ऐसे सोचिए, हम सब अपना घर तो साफ सुथरा रखते ही हैं, है ना, क्योंकि गंदे घर में रहना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो पृथ्वी है, ये भी तो हम सबका एक बहुत बड़ा कॉमन घर ही तो है, और अगर हम इसकी देखभाल नहीं करेंगे तो क्या ये रहने लायक बचेगा? और बस यहीं पर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का आइडिया आता है। ये बेसिकली एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिससे हम एनवायरमेंट पर अपने असर को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और मकसद बिल्कुल साफ है, ये पक्का करना कि हमारा ये बड़ा घर, ये प्लैनेट अर्थ हमारे लिए और हमारे बाद जो जनरेशन्स आएंगी उनके लिए भी एक हेल्दी और सेफ जगह बना रहे। ओके, पर सवाल ये उठता है कि हमें अचानक से इसकी इतनी ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्या चीज़ें अपने आप ठीक नहीं हो सकती? सच तो ये है कि अब ये सिर्फ एक अच्छी सोच नहीं, बल्कि एक बहुत अर्जेंट ज़रूरत बन चुकी है। हमारे इस घर पर प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। फैक्ट्रियों और गाड़ियों का धुआं हवा में जहर घोल रहा है। नदियों का हाल तो ऐसा हो गया है कि उनका पानी पीना तो छोड़िए, कई जगहों पर तो इस्तेमाल के लायक भी नहीं बचा। जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं और हमारे जो समुद्र हैं वो धीरे धीरे प्लास्टिक के डंपिंग ग्राउंड बनते जा रहे हैं। और ये सब ना कोई दूर की बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं। ये किस्सा सुनिए, एक गांव का तालाब जो कभी बच्चों के खेलने की, तैरने की जगह हुआ करती थी, आज पोल्यूशन की वजह से इतना खराब हो चुका है कि कोई उसके पास से गुजरना भी नहीं चाहता। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है कि जब हम एक्शन नहीं लेते तो क्या होता है। ऑलराइट, तो ये तो क्लियर है कि प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम बड़ी है, पर इसे सॉल्व करने के लिए सोचा कैसे जाए? एनवायरमेंटल मैनेजमेंट को लेकर सोचने के कई तरीके हैं। चलिए 3 सबसे मेन तरीकों को देखते हैं। इस प्रॉब्लम को देखने के ना 3 मेन अप्रोचेस हैं। पहला है सोशल अप्रोच, यानी जब पूरा समाज, पूरी कम्युनिटी मिलकर जिम्मेदारी उठाए। दूसरा है इकोनॉमिक अप्रोच, जो ये कहता है कि एनवायरनमेंट को बचाना असल में एक फायदे का सौदा है, क्योंकि एक हेल्दी प्लैनेट ही एक हेल्दी इकोनॉमी की फाउंडेशन है। और तीसरा है मोरल अप्रोच, जो हमें याद दिलाता है कि इस धरती की देखभाल करना हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है, अ मॉरल ड्यूटी। तो ये तो हो गया सोचने के अलग अलग तरीके। अब इन तरीकों को एक रियल चैलेंज पर अप्लाई करके देखते हैं। एक ऐसा चैलेंज जिसे हम सब हर रोज पैदा करते हैं, और वो है वेस्ट, यानी कि कचरा। सुबह के पहली चाय से लेकर रात के खाने तक हम लगातार वेस्ट जनरेट करते हैं। प्लास्टिक की थैलियां, खाने की बर्बादी, पुराने गैजेट्स। पर क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि ये सब हमारी बिन से निकलकर आखिर जाता कहाँ है? इस वेस्ट मैनेजमेंट के चैलेंज को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वेस्ट होता कितने तरह का है। इसे मोटे तौर पर 4 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड वेस्ट की। ये वो कचरा है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जो हमारे घरों और दफ्तरों से रोज निकलता है। जैसे कि प्लास्टिक, कागज, कांच, बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े। इसके मैनेजमेंट में सबसे बड़ा चैलेंज है इसकी क्वांटिटी और इसे अलग अलग करना, यानी सेग्रीगेशन, ताकि इसे रिसाइकल या सही तरीके से डिस्पोज किया जा सके। दूसरी कैटेगरी है लिक्विड वेस्ट। ये वो गंदा पानी है जो हमारे घरों से, फैक्ट्रियों से और खेतों से निकलता है। इसमें हाउसहोल्ड सीवेज से लेकर इंडस्ट्रियल केमिकल्स और इस्तेमाल किया हुआ तेल, पेंट, ये सब शामिल है। और यहाँ सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इसे हमारी वाटर सोर्सेज जैसे कि नदियों और झीलों में मिलने से पहले ट्रीट किया जाए, ताकि पीने का पानी सेफ रहे। अब आते हैं तीसरी और ज्यादा सेंसिटिव कैटेगरी पे, बायोमेडिकल वेस्ट। ये कचरा अस्पतालों से, लैब से और क्लिनिक से आता है। जैसे इस्तेमाल की हुई सुइयां, खून लगी पट्टियां और पुरानी दवाइयां। ये इसलिए खतरनाक हैं क्योंकि इससे इन्फेक्शन फैलने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इसका सही तरीके से कलेक्शन और डिस्पोजल ये बहुत ज़रूरी है। और आखिर में है चौथी कैटेगरी, हज़ार्डस वेस्ट। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये कचरा इंसानों और एनवायरनमेंट दोनों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इसमें इंडस्ट्रियल केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, पुरानी बैटरियां और रेडियो एक्टिव मटीरियल जैसी चीजें आती हैं। ये जहरीला हो सकता है,
इसमें आग लग सकती है और ये बहुत लंबे समय तक एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है। इसे हैंडल करना एक हाई रिस्क काम है। लापरवाही का अंजाम कितना भयानक हो सकता है, इसका एक बहुत दुखद उदाहरण है 1984 की भोपाल गैस त्रासदी। ये हैजर्डस वेस्ट के गलत मैनेजमेंट का ही नतीजा था, जहां एक जहरीली गैस के लीक होने से हजारों लोगों की जान चली गई। ये घटना हमें हमेशा याद दिलाती है कि इस तरह के कचरे को हल्के में लेने की गलती कभी नहीं की जा सकती। तो आज हमने एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की चुनौतियों और उसे देखने के अलग अलग नजरियों को समझा। अब एक सवाल हम सबके लिए है, क्या लगता है, सोशल, इकोनॉमिक या मॉरल, हमारे इस बड़े घर को बचाने के लिए कौन सा अप्रोच सबसे ज्यादा असरदार है, या फिर हमें इन तीनों की एक साथ जरूरत है? इस पर सोचना जरूरी है। अक्सर मन में ये ख्याल आता है कि एनवायरनमेंट की इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के सामने एक अकेला इंसान आखिर कर भी क्या सकता है। और ये सोचना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि जब हम क्लाइमेट चेंज या पोल्यूशन के बारे में सुनते हैं तो समस्या सच में बहुत बड़ी लगती है। पर इसका जवाब शायद उतना भी मुश्किल नहीं है। असल में इसकी शुरुआत एक बहुत ही सिंपल से फॉर्मूला से होती है, एक ऐसा फॉर्मूला जिसे कोई भी कहीं भी अपनी डेली लाइफ में आसानी से अपना सकता है। इसे कहते हैं 4 R's का प्रिंसिपल। तो आखिर ये 4R हैं क्या? ये हैं रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और रिकवर। बस ये 4 शब्द, ये एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की फाउंडेशन है और ये हमें बताते हैं कि कैसे रोजमर्रा के छोटे छोटे कदम भी एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। चलिए एक एक करके इन चारों को समझते हैं। सबसे पहले आता है रिड्यूस, यानी कचरा कम से कम पैदा करना। देखिए, वेस्ट मैनेजमेंट का सबसे अच्छा तरीका यही है कि वेस्ट बने ही ना। सिंपल सा एग्जाम्पल है, शॉपिंग के लिए जाते वक्त प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े का बैग ले जाना। ये एक छोटा सा चेंज है, लेकिन सोचिए अगर लाखों करोड़ों लोग ऐसा करने लगें तो कितना प्लास्टिक कचरा कम हो जाएगा। नेक्स्ट है रीयूज। इसका मतलब सिंपल है, चीजों को फेंकने के बजाय दोबारा इस्तेमाल करना। जरूरी नहीं कि हर चीज एक बार यूज करके फेंक दी जाए। पुराने कपड़ों से घर की सफाई के लिए कपड़ा बन सकता है, या कांच की बॉटल्स को धोकर उनमें फिर से कुछ स्टोर किया जा सकता है। इससे ना सिर्फ कचरा कम होता है, बल्कि नए सामान पर पैसे भी बचते हैं। फिर आता है रिसाइकल, यानी कचरे को प्रोसेस करके उससे नई चीजें बनाना। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। पुराने कागज से नया कागज बनाना या प्लास्टिक की बॉटल्स को पिघलाकर उनसे टी-शर्ट्स या फर्नीचर तक बन जाता है। रिसाइकलिंग से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे पेड़, पानी और मिनरल्स को बचाने में बहुत मदद मिलती है। और आखिरी आर है रिकवर। इसका मतलब है कि जो कचरा बच गया है उससे भी एनर्जी या कोई और काम की चीज निकालना, जैसे गीले कचरे या गोबर से बायोगैस बनाना जिससे खाना पक सकता है, या फिर कुछ खास तरह के कचरे को जलाकर उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना। यानी जिसे हम बेकार समझ रहे थे वो भी एक रिसोर्स बन जाता है। तो ये तो बात हो गई कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, लेकिन जब पूरे देश की, पूरे समाज की बात आती है तब जरूरत पड़ती है नियमों की, कानून की। कानून एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं जिससे हम एनवायरनमेंट को बड़े पैमाने पर बचा सकते हैं और ये मेक श्योर कर सकते हैं कि जो नियम तोड़े उसे जवाब देना पड़े। इंडिया में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइम टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट लॉज बने हैं, जैसे 1972 का द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसने टाइगर्स और एलिफेंट्स जैसे खतरे में पड़े जानवरों को बचाया। फिर 1986 में आया द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद बनाया गया एक अम्ब्रेला लॉ है। अम्ब्रेला लॉ मतलब एक ऐसा बड़ा कानून जिसके नीचे एनवायरनमेंट से जुड़े कई मुद्दे कवर हो जाते हैं। और फिर 2002 का द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, जिसका मकसद हमारी कीमती जड़ी बूटियों को बायोपायरेसी से बचाना है। और इन कानूनों में कितनी पावर है, इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है सलमान खान ब्लैक बक केस। ये केस आखिर चला किस कानून के अंडर? वही 1972 का द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये मामला दिखाता है कि ये नियम कितने सीरियस हैं और किसी को भी नहीं छोड़ते, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। कानून तो बन गए, पर उन्हें लागू कैसे करें, लोगों को उन्हें फॉलो करने के लिए मोटिवेट कैसे करें, इसके लिए अलग अलग अप्रोचेज हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं। चलिए इन पर एक नज़र डालते हैं। बेसिकली 2 मेन तरीके हैं, स्टिक और कैरेट। स्टिक वाला अप्रोच यानी कमांड एंड कंट्रोल, इसमें सरकार सख्त नियम बनाती है और उन्हें तोड़ने पर सजा देती है, जैसे भारी फाइन लगाना या फैक्ट्री बंद कर देना।
दूसरा है कैरेट वाला अप्रोच, यानी इकोनॉमिक इंसेंटिव्स। इसमें अच्छा काम करने पर इनाम मिलता है, जैसे सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी देना या पोल्यूशन कम करने वाली इंडस्ट्री को टैक्स में छोड़ देना। इनके अलावा भी कुछ और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, जैसे पब्लिक पार्टिसिपेशन, यानी आम आदमी को भी डिसीजन मेकिंग में शामिल करना। फिर है एजुकेशन एंड अवेयरनेस, जिससे लोगों को जानकारी देकर बदलाव के लिए प्रेरित किया जाता है। एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ है पल्यूटर पेज प्रिंसिपल। मतलब सिंपल है, जो गंदा करेगा वही भरेगा। अगर किसी फैक्ट्री ने नदी गंदी की तो उसे साफ करने का खर्चा भी उसी फैक्ट्री को उठाना पड़ेगा। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही क्रिटिकल है। इसका मतलब है कि हम आज ऐसी तरक्की करें, ऐसी डेवलपमेंट करें जिससे आने वाली जनरेशन्स के लिए रिसोर्सेज कम न पड़ें। ये ग्रोथ और एनवायरनमेंट के बीच एक बैलेंस बनाने का तरीका है। तो हमने 4 Rs की बात की, लॉज देखे, स्ट्रैटेजीज समझी, लेकिन इन सब के सेंटर में, इन सब की आत्मा में क्या है? इन सब का निचोड़ क्या है? जवाब है एक, सिर्फ एक इंसान। असली बदलाव की शुरुआत हमेशा एक जागरूक, एक अवेयर इंडिविजुअल से ही होती है। बड़े बड़े कानून और पॉलिसीज तब तक कागज पर ही रहते हैं जब तक हर एक इंसान अपनी जिम्मेदारी ना समझे। एक छोटा सा कदम जब करोड़ों लोग उठाते हैं तो वो एक मूवमेंट बन जाता है। तो यहाँ से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि कानून हमें एक फ्रेमवर्क देते हैं, एक ढांचा, लेकिन उस ढांचे की नींव, उसकी फाउंडेशन वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है। सरकार नियम बना सकती है, लेकिन पानी बचाना, सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहना, ये हम सब पर डिपेंड करता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, अगर बदलाव एक कदम से शुरू होता है तो वो पहला कदम कौन सा होगा? क्या वो कपड़े का बैग उठाना होगा, या घर पर गीला सूखा कचरा अलग करना, या शायद बस इस बारे में किसी और से बात करना? फैसला सबको खुद करना है, बस शुरुआत करनी है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। और सबसे ज़रूरी बात, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, आप सभी को नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पर चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं अजीत सर आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।